नमस्कार दोस्तों, डिस्कशन कर रहे हैं हम विजन आईएएस का पीटी 365 पॉलिटी का। इसके अंतर्गत हमारा जो 5वां चैप्टर है इलेक्शन से रिलेटेड। पहला इसमें है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जेनेसिस क्या है हमारे न्यूज़ का कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था इसको 25 जनवरी 1950 को, मतलब 26 जनवरी हमारा ये रिपब्लिक डे है, उससे पहले जस्ट 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। सिंस 2011 जो है हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं 25 जनवरी को। ये जो है मार्क करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फाउंडेशन डे के रूप में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इलेक्शन से संबंधित हमारा, तो हमारे पार्ट 15 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से लेकर के 329 जो है वो इलेक्शन से संबंधित है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनके द्वारा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो गवर्न करता है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर अदर्स जो है। इनका अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस जो है ये सब जो है अंडर द एक्ट 2023 के अंतर्गत जो है इनका जो है सर्विस रूल्स वगैरह दिया हुआ है। की रोल क्या प्ले करते हैं ये, तो एक तरीके से जो इलेक्शन जो होता है लोकसभा का, राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो है अंडर आर्टिकल 324(1) के तहत जो है ये इस चीज़ को मेन जो है मतलब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। की फंक्शन क्या है कि सुपरवाइज, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। पहला चीज़ इनका है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, उसका एक तरीके से सुपरविजन कार्य करते हैं। इलेक्टोरल्स रोल को प्रिपेयर करते हैं लोकसभा और राज्य स्टेट असेंबली इलेक्शन से संबंधित। फिर जो पॉलिटिकल पार्टियों हैं उनको जो है रिकॉग्नाइजेशन ग्रांट करना कि वो नेशनल पार्टी हैं कि स्टेट पार्टी हैं, ये भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और ये जो इलेक्शन का जो डेट वगैरह जो है वो डिसाइड करना, फिर फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन हो इससे संबंधित जो है अनाउंसमेंट डिटर्मिनेशन जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। रिसेंट जो है इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। उसमें है एक स्वीप का मतलब जो है सिस्टमेटिकली वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। 2009 में जो है इसको लागू किया गया था कि वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन हो हमारी डेमोक्रेसी में, इलेक्शन सिस्टम में जो है वो स्ट्रेंथन हो। साथ साथ जो सीनियर सिटीजन्स वगैरह हैं जो 85 साल से ऊपर हो चुके हैं, चाहे जो पब्लिक फिजिकली जो हैंडीकेप्ड है, तो उनको जो अगर 40% डिसेबिलिटी से ज़्यादा हो गया है तो 2024 के इलेक्शन में उनको जो है घर से ही वोट देने का एक अधिकार मिला, होम वोटिंग जो है सुविधा दी गई। फिर जो है डुप्लीकेट वोटर आईडी को एलिमिनेट करने के लिए जो है आधार से जो है उसको लिंक करने का जो है प्रोसेस इनके द्वारा अभी जो है पाइपलाइन में है। इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित जो है कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट किए गए हैं इंडिया में, उसको भी देख लेते हैं। तो जो एडीआर है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और यूनियन ऑफ इंडिया 2002 के तहत जो है जो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं उनको डिस्क्लोज करना है मैंडेटरी जो है क्रिमिनल, फाइनेंशियल और एजुकेशन डिटेल्स, जिससे कि है वोटर्स का जो है ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ता है। फिर पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ और यूनियन ऑफ इंडिया 2013 के जो है मतलब जो है जजमेंट में ये निकल के आया है कि नोटा का प्रोविजन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कैंडिडेट को वोट देने के लिए अगर मतलब जो है अगर नहीं सूटेबल पा रहा है तो उसको फिर भी जो है वोट देने का अधिकार है, उसको चॉइस है। तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द चॉइस अंडर द आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो है नोटा को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था ईवीएम में। फिर लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो मतलब ये जजमेंट दिया गया था कि सेक्शन 84A रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत जो है इंश्योर इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड लेजिस्लेचर, मतलब जो है इमीडिएट जो है डिस्क्वालिफिकेशन जो है जो लेजिस्लेचर का होना चाहिए, ऐसा जो है मतलब जो है आर्टिकल सेक्शन 84A में जो है दिया था उसको स्टेक डाउन किया गया था। फिर जो है इलेक्टोरल जो बॉन्ड स्कीम चल रहा था अंडर द मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडिंग किससे संबंधित जो है उसको एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 के तहत जो है उसको इलीगल करार दिया गया था। इसमें जो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जो फंड का जो सोर्स था, जो व्यक्ति जो है फंड दे रहा है थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड, तो उस फंड का सोर्स जो है वो ट्रेस नहीं हो पा रहा था। तो इसको जो है ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकली स्ट्रेंथनिंग जो है को मजबूत करने के लिए एक तरीके से जो है इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है मतलब जो है दे दिया गया था। नेक्स्ट है अपना रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अभी 476 जो है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को है मतलब जो है डिलिस्ट करने जा रहा है, क्योंकि ये एक तरीके का ये प्रोसेस है टू क्लीन अप द इलेक्टोरल सिस्टम। होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड हो जाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, लेकिन वो फाइट नहीं करती हैं। तो इस तरीके से अननेसेसरी का जो है वो इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो हैजार्डस और जो है मेसअप रहता है, तो उसको एक तरीके से क्लीन करने का एक प्रोसेस। जब रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियाँ क्या होती हैं कि वैसी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन वो लैक करती हैं रिकॉग्नाइजेशन एज ए स्टेट और नेशनल पार्टी, मतलब स्टेट और नेशनल पार्टी के रूप में वो रिकॉग्नाइज नहीं की गई हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है।
तो लीगल प्रोविजन क्या है इनका, तो सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 के तहत जो है क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मस्ट रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती है तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उसको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मैंडेट क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर्ड नहीं कर सकता। लेक अथॉरिटी जो है, मतलब उसके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है। ये जो है इस्टेब्लिशमेंट आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर 2002। मतलब इस जजमेंट के तहत जो है ये निकल के आया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर्ड नहीं कर सकती है। तो फिर ये क्लीनअप सिस्टम कैसे संभव हो पाएगा, तो इसके लिए जो है गाइडलाइंस दिया हुआ है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर 6 साल से लगातार अगर जो है चुनाव नहीं लड़ रही है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो उसको जो है एज ए रजिस्टर्ड पार्टी जो है रिमूव किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत। अब इसमें ये बात है कि जो है ये जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी में की डिफरेंसेस क्या है। तो जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सेक्शन 29A के तहत जो है वो RPA एक्ट 1958 के तहत जो रजिस्टर्ड करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। वहीं जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं तो या तो वो रजिस्टर्ड तो होंगे ही, साथ साथ रिकॉग्नाइज होंगे स्टेट और नेशनल पार्टी के रूप में। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन से एडवांस जो चीज़ें हैं, कुछ जैसे इलेक्शन वोटर सिस्टम का जो है क्राइटेरिया है कि पर्टिकुलरली कुछ सीट अगर जीत जाते हैं, पर्टिकुलरली कुछ वोटर परसेंटेज से ग्रांट कर लेते हैं, तो उसको स्टेट और नेशनल पार्टी के रूप में जो है रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है। फिर इलेक्शन सिंबल की बात किया जाए तो जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं तो इनको जो है प्रेफरेंस मिलता है इलेक्टोरल सिंबल को अलॉटमेंट से संबंधित। और जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं इनके पास तो रिजर्व सीट ही होता है जिस पे वो चुनाव लड़ती हैं। जैसे कि भाजपा का जो है लोटस है, कांग्रेस का जो है पंजे का निशान है। तो ये क्या है कि रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियां हैं और रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियों को जो है चॉइस मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है। इलेक्शन पर्क की बात की जाए तो जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं अगर उससे कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो उसको 10 प्रपोजर चाहिए उसके नाम को नॉमिनेट करने के लिए। कॉमन सिंबल पे ही ये चुनाव लड़ सकते हैं, जनरल इलेक्शन लोकसभा का भी और स्टेट असेंबली का भी। इनके पास मैक्सिमम 20 स्टार कैंपेनर होते हैं। वहीं रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को देखा जाए तो इनको केवल एक ही प्रपोजल रहेगा ड्यूरिंग द नॉमिनेशन, जो फाइलिंग होता है इलेक्शन से संबंधित उस समय। और ये अपना जो है चुनाव से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट प्रचार वगैरह से संबंधित जो कुछ इशू होगा तो उसको ये ब्रॉडकास्ट करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं और आकाशवाणी और दूरदर्शन पे। इनके पास मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर भी हो सकते हैं जो नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से संबंधित। कंटेस्ट क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी पब्लिश किया है डाटा जो कि रिलेटेड है वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के इलेक्टोरल रोल से संबंधित। ये जो इलेक्टोरल रोल को रिवाइज किया जा रहा है इसको हम बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बैकिंग क्या है जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है SIR, उसका बैकिंग ये है कि अंडर द आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का और सेक्शन 21(3) जो है RPA एक्ट 1950 के तहत जो है ये इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है कि आप जो है इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करें। इसमें क्या है कि हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन किया जा रहा है, बूथ लेवल ऑफिसर जिसको BLO बोलते हैं उनके द्वारा, टू इंश्योर इनरोलमेंट ऑफ जो भी ऑल एलिजिबल सिटीजन्स हैं उनका जो है इलेक्टोरल में नाम होना चाहिए, उसको ये इंश्योर करते हैं डोर टू डोर वेरिफिकेशन के माध्यम से। अभी तक जो है इंडिया के जो है हिस्ट्री में 8 टाइम्स जो है इलेक्टोरल रोल का SIR के माध्यम से जो है कंडक्ट किया गया है 1951 से लेकर के 2004 तक के बीच में। लास्ट जो एक्सरसाइज किया गया था 21 साल पहले किया गया था। तो इलेक्टोरल रोल क्या होता है, तो इलेक्टोरल रोल जो होता है उसमें लिस्ट ऑफ पर्सन, मतलब जो व्यक्ति हैं वोटर हैं उनका एक तरीके से जो है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं उनका एक तरीके से नाम होता है, लिस्ट होता है। आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है और साथ साथ सेक्शन 19 जो है RPA 1950 का जो है एक्ट उसके तहत जो है ये बोलता है कि मिनिमम एज जो है अपना वोटिंग का वो 18 साल है। और ये 18 साल जो वोटिंग एज है उसको जो है अंडर 67 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में 21 साल था उसको घटा कर के 18 साल किया गया था। तो ये हुआ हमारा 1988 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट SIR से रिलेटेड डिस्कशन। कुछ अदर जो है टॉपिक जो न्यूज़ में थे उसको भी देख लेते हैं। इसमें टॉपिक है पहला कि चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट और रिमूवल से संबंधित। तो अभी जो है एक नया जो एक्ट जो है गवर्नमेंट ने जो है पास किया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर एक्ट 2013। उसके तहत जो है चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन जो है वो सेम उसी टाइप का जो है सिक्योरिटी जो है एंजॉय करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं सैलरी और बेनिफिट के रूप में। उनको जो है इम्यूनिटी मिलती है जब अपने कार्यकाल में सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से अगर वो ऑफिशियल ड्यूटी पे हैं तब। सर्च और सिलेक्शन कमेटी का भी इसमें बात किया गया है। ये जो 2023 एक्ट है इसके अंतर्गत जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे इलेक्शन कमिश्नर का जो सिलेक्शन होगा उसके पहले उनका सर्च किया जाएगा। तो सर्च करने वाली कमेटी और सिलेक्शन कमेटी का जो है अपॉइंटमेंट भी जो है इसी एक्ट के तहत होगा।
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको फिक्स टेन्योर के लिए ही अपॉइंटमेंट मिलता है। रिमूवल का प्रोसेस क्या है, तो अंडर आर्टिकल 324(5) ये बोलता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर्टिकुलरली, वो उनका रिमूवल कैसे होगा, उसी मैनर में होगा, उसी ग्राउंड पे होगा जिस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है। माइंड इट, मैं यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूँ। जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका रिमूवल होता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही, लेकिन उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन का रिकमेंडेशन होता है। तो अब रिमूवल का जो प्रोसेस है, अगर जज सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंगली होता है तो उसके हिसाब से जो है दोनों हाउस में से किसी में से भी जो है एक मोशन पास कराया जाएगा। फिर इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी के बाद जो है वोटिंग होता है, और जो इंक्वायरी होती है वो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जो है 2 ग्राउंड दिए हुए हैं, उसके मतलब मिसकंडक्ट के आधार पर जो है इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी हो जाने के बाद पार्लियामेंट में जो वोटिंग होता है उसमें जो है जो रिमूवल का प्रोसीजर है, मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर जो है प्रेजेंट रहते हैं और वोट करते हैं, और मेजॉरिटी वोट से अगर पास हो जाता है तो उनका मोशन ऑफ रिमूवल, जिसको इम्पीचमेंट भी बोला जाता है जनरल बोलचाल की भाषा में, वो अप्रूव हो जाता है। फिर बाद में प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर पास करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल से संबंधित। कुछ और जो है कंडीशन दिया हुआ है जो चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 के अंतर्गत, उसको देखते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, तो ये जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सेक्रेटरी या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कम से कम जो है वो उस पद पे जो है अवस्थित हो पहले तो, ठीक है। दूसरा जो है मैनेजिंग और कंडक्टिंग इलेक्शन से संबंधित उनका जो है एक्सपर्टाइजेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्च कमेटी जो होती है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को सर्च करेगी, उसमें जो है हेड किया जाएगा उस सर्च कमीशन को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, और 2 अलग से मेंबर रहेंगे सेक्रेटरी रैंक के या उससे ऊपर के। ये 5 लोगों के पैनल को जो है तैयार करेंगे। उस 5 लोगों के पैनल में जो है सिलेक्ट किया जाएगा सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। अब सिलेक्शन कमेटी के मेंबर कौन होते हैं, तो उसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर लीडर अपोजिशन मेंबर होते हैं, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री जिसको नॉमिनेट करते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। मतलब 3 मेंबर बॉडी होती है, और जो नॉमिनेटेड मिनिस्टर होते हैं जनरली जो है वो होम मिनिस्टर हुआ करते हैं, और इनके रिकमेंडेशन के आधार पे जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है फाइल, और वो जो है प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देते हैं। अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही। रिमूवल किस ग्राउंड पे होता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के जो जज का रिमूवल प्रोसेस है सेम उसी प्रोसीजर के हिसाब से जो है इसको रिमूव किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। और इलेक्शन कमिश्नर को भी जो है अगर रिमूव करना है तो उनको रिमूवल करने के लिए CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन चाहिए। स्वतः अगर उनको अपना मतलब जाना है तो रिजिग्नेशन वो दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या है कि 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, दोनों में से कोई जो भी पहले हो जाए उनका एक टेन्योर होता है। और अगर इलेक्शन कमिश्नर कोई चीफ इलेक्शनर कमिश्नर बन जाता है तो दोनों मिलाकर के एज ए इलेक्शन कमिश्नर और एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों मिलाकर के टेन्योर 6 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोबारा रीअपॉइंटमेंट का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये हुआ हमारा इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट रिमूवल और क्या कार्य होता है इससे संबंधित। और इसके पहले हमने देखा SIR से संबंधित न्यूज। कुछ इलेक्शन से संबंधित जो है हमारे टर्म्स जो है न्यूज में थे उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला है ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको यूज किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था 5 असेंबली कंस्टिट्यूंसी में, ECI नेट ऐप जो है वो एक तरीके का वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है टाइमली वोटर्स का जो टर्नआउट होता है, वोटर्स कितने परसेंटेज हुए, कितने वोट हुए, तो उससे संबंधित जो है एक टाइम बाउंड मैनर में जो है रिपोर्टिंग दिया जाता है। और ये जो वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है और वोटर्स टर्नआउट की रिपोर्टिंग की बात की जा रही है, तो इसको जो है ये कंडक्ट किया जाता है इलेक्शन रूल 1961 के तहत, जिसको फ्रेम किया गया था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जैसे हमारा जो वोटिंग होता है तो वोटिंग को जो मतलब जो है उस बूथ का जो एक तरीके से इंचार्ज होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करते हैं, एक फॉर्म होता है 17C, तो इसको जो है बूथ लेवल एजेंट्स को जो है जैसे पोल खत्म होता है तो बूथ लेवल एजेंट को देते हैं। तो जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं वो फॉर्म 76 को जो है वोटर्स टर्नआउट के रूप में उसको अपडेट करते हैं, जिसमें इलेक्टोरल्स कितने हैं, वोट कितने कास्ट किए गए और कितने डिनाई किए गए, चाहे जो नहीं रिकॉर्ड हुई है उसका भी, और कैंडिडेट वाइज कितने वोट जो है पोल हुए, एक तरीके का जो है उसमें जो है मेंशन किया रहता है। फिर इसमें जो है रूल 49B भी आता है। इसके अंतर्गत जो है रिवाइज और इम्प्रूव जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो बैलेट पेपर की है उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाया गया है, और साथ साथ जो है कैंडिडेट्स है उनका जो है फोटो कार्ड जो होता है वो कलरफुल यहाँ पे कर दिया गया है। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके अंतर्गत जो है कि जो वोटर्स का जो टर्न आउट है उसको एवरी 2 आवर्स में जो है अपडेट करते रहना है, जिस दिन पोलिंग होता है, जिस दिन वोटिंग हो रहा है उस दिन। फिर जो है जो इलेक्शन कमिश्नर के जो ऑफिसर्स होते हैं जो डिजिग्नेटेड, जिसको मतलब नॉमिनेट किया जाए, डिजिग्नेट किया जाए, वो जो है वो एक्यूरेट डाटा जो है वो मेंटेन करते हैं डाटा एंट्री पॉइंट के हिसाब से।
इसके आधार पर जो है फास्टर इंडेक्स कार्ड जो है वो पब्लिश होता है। तो ये इंडेक्स कार्ड क्या होता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन जो है काउंटिंग करवा देता है, जब वोटर्स का रिजल्ट आ जाता है तो उसके विथिन 72 आवर्स जो है रिजल्ट से संबंधित जो है डिटेल्स है कि कौन कैंडिडेट कितना वोट पाया, पार्टी का कितना शेयर था, जेंडर वोटिंग का पैटर्न क्या था, रीजनल वेरिएशन क्या था, कंस्टिट्यूंसी के लेवल के वाइज जो है वो जो है रिपोर्ट इंडेक्स कार्ड के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हुआ ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हमारा डिस्कशन। पोस्टल बैलेट से संबंधित न्यूज़ हमारा कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि अगर काउंटिंग चालू होता है तो पहले पोस्टल बैलेट का जो है काउंटिंग होगा, उसके बाद जो है EVM से संबंधित जो है काउंटिंग होगा। यहाँ पे सेल वर्ड लिखा है, मतलब फर्स्ट जो है काउंट होगा पोस्टल बैलेट और उसका कंप्लीशन के बाद जो है EVM से संबंधित जो है काउंटिंग चालू होगा। पोस्टल बैलेट के बारे में देखा जाए तो ये एक तरीके से क्या होता है कि कोई जो वोटर है जो है जो भी है तो इलेक्ट्रॉनिकली जो है रिसीव जो पोस्टल बैलेट होता है उसमें वोट करता है, मतलब पोस्टल बैलेट उसको इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव होगा, फिर बाद में किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी इलेक्टोरल के माध्यम से जो है उसको वोट करना है। लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसका, तो ये जो है गवर्न होता है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 अंडर द RPA एक्ट 1951। पोस्टल बैलेट जो है उसके अंतर्गत 3 एक्सेप्शन दिए हुए हैं। 3 एक्सेप्शन में पहला ये है कि जो पोलिंग होता है वो आउट ऑफ स्टेशन पोलिंग होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बूथ पर जाकर के वोट करना है, आउटसाइड जो होता है पोलिंग स्टेशन के होता है। पहला ये हुआ। दूसरा ये नॉन EVM बेस्ड जो है पोलिंग सिस्टम है, मेथोडोलॉजी है इसकी जो है नॉन EVM बेस्ड है। और तीसरा जो है ये मतलब एक जो वोटिंग का एक्चुअल वोटिंग का जो डेट होता है उससे पहले जो है ये वोट देने का एक सिस्टम है, पोलिंग उसके पहले फिक्स की जाती है। इशू क्या होता है, इशू ऑफ द बैलेट पेपर है तो पोस्टल बैलेट पेपर जो है वो मतलब बाई पोस्ट जो है भेजा जाता है और उसके बाद जो है जो इलेक्टोरल है उसको सर्टिफिकेशन मिलता है और उसके साथ जो है मतलब 4 टाइप के फॉर्म मिलते हैं, 13A फॉर्म, 13B फॉर्म, 13C फॉर्म, 13D फॉर्म। 13A फॉर्म जो होता है वो इलेक्टोरल का एक तरीके से डिक्लेरेशन होता है। 13B फॉर्म एक कवरिंग लेटर होता है जिसके अंतर्गत ये सारे फॉर्म रह जाते हैं। 13C फॉर्म जो होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर को जो है वापस किया जाता है और 13D फॉर्म जो होता है उसमें जो है जो इलेक्टोरल्स होता है उसको किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए उससे संबंधित गाइडेंस होता है। तो बैलेट जो पोस्टल बैलेट पेपर है उसके अंतर्गत 4 फॉर्म आते हैं, 13A, 13B, 13C, 13D और 3 एक्सेप्शन जो दिए गए हैं, जैसे पोलिंग आउटसाइड होता है, नॉन EVM बेस्ड होता है और इलेक्शन का जो डेट होता है उसी पीरियड जो है इसका इलेक्शन होता है। तो पोस्टल बैलेट जो है उसके माध्यम से अगर हम वोटिंग करते हैं तो कौन व्यक्ति एलिजिबल है, क्या हर एक व्यक्ति एलिजिबल है? नहीं। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि कुछ जो सर्विस वोटर्स होते हैं जो जॉब में होते हैं, जैसे कि आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स, जो अपना जो उनका कंस्टिट्यूएंसी एरिया है जहाँ पर उनका वोटर लिस्ट में नाम है उससे आउटसाइड अगर ड्यूटी है, आउटसाइड स्टेट ड्यूटी है तो उनको जो है पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो है वोटिंग देने का अधिकार है। फिर स्पेशल वोटर्स के अंतर्गत आगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर और अदर जो हायर रैंक के जो डिग्निटरीज हैं चाहे उनके स्पाउस हैं उनको जो है ये पोस्टल बैलेट का भी एलिजिबिलिटी दिया गया है। फिर एक अब्सेंटी वोटर होते हैं, मतलब वो सीनियर सिटीजन जिनका एज 85 है, वो शारीरिक रूप से अक्षम है कि जा करके पोलिंग बूथ पर वोट दे पाएँ, तो वो और कोई फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन है, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है मोर देन 40%, तो उनको जो है एक तरीके से इसमें अधिकार मिला हुआ है। फिर जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार है, जेल में है, तो उसको जो है वोटिंग देने का अधिकार जो है पोस्टल बैलेट के माध्यम से मिल जाता है। फिर वे व्यक्ति जो इलेक्शन की ड्यूटी में लगे हुए हैं जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट्स, पुलिस पर्सनल और रिटर्निंग ऑफिसर जो है मतलब इलेक्शन से संबंधित ड्यूटी करने वाले व्यक्ति भी जो है पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो है ये वोट दे सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो है इलेक्शन से संबंधित जो है करंट अफेयर जो कि PT 365 पॉलिटी हम कर रहे थे डिस्कशन, वो हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है और किसी भी वे में लगता है कि आपको ये एग्जामिनेशन में हेल्पफुल करेगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।